हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों मैं आपके लिए 11th की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ। ये जो 4-5 सेशंस बनेंगे लास्ट चैप्टर पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 11th क्लास की। इसमें अपन लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि आर.एच. विटेकर साहब का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो रिनाउंड थ्योरी थी, अभी तक उसे फॉलो करते हैं हम। बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी बना के दी थी उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें। और उसका लास्ट जो किंगडम है 5th किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम हम लोग कॉमनली बोलते हैं, उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इससे पहले के जो किंगडम्स थे मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। ये 4 कंप्लीट कर चुका हूं मैं डिस्कशन। आज लास्ट किंगडम ऑफ आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में। क्लियर है? एक और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह में मैंने एक और स्पेशल टॉपिक पढ़ाया है आपको, वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेंस। वो अलग है, उन तीनों को हमने बच्चों इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी थी, क्योंकि वायरस, विरियोइड्स और लाइकेंस को एक एक्चुअल पोजीशन हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। तो आज का जो सेशन है वो मेरा पूरा सब कुछ जितना भी मैं डिस्कशन करने जाऊंगा वो सब 5th किंगडम अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर साहब किंगडम एनिमेलिया पे अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपनी अपनी एनसीईआरटीज निकाल लीजिए, पेन, पेंसिल, मार्कर, बोल्ड मार्कर जो भी निकाल के आप यूज करते हैं, क्वेश्चंस मार्क करते चलिएगा मेरे साथ साथ। हर पॉइंट पे, लाइन पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ पे से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? मैं हमेशा की तरह इस बार भी यही कहूंगा, मेरी बातों पे अगर आपको भरोसा नहीं है या आप पहली बार देखने आ रहे हैं तो आप एक बार नीट का पेपर उठा के देखो और उसमें चेक करो जो मैं क्वेश्चंस मार्क कराता हूं वो आते हैं या नहीं आते। क्लियर है? एनसीईआरटी का डिटेल डिस्कशन करता हूं बच्चों, मैं एक पॉइंट नहीं मिस करूंगा, मेरी गारंटी है। शर्त क्या है? आपको भी मेरे साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा और मस्ट क्या है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बायो तभी परफेक्ट होगी जब आपके रिवीजन्स अच्छे होंगे। जब पहले रिवीजन तो बच्चों मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप एक बार मेरे सेशंस को सुन ले। क्लियर है? आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। आपके 90% जो मेहनत है वो मैं करके आपको समझा रहा हूँ। केवल आपको एक बार सुनना है, फिर अपने पास से रिवाइज करना है, क्योंकि हर लाइन पे हर पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट की तरह मार्क करके दिखा दूंगा आपको। क्लियर है? कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम पे डिस्कस करेंगे। तो आपकी पहली यूनिट क्या? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का 4th चैप्टर है क्या? एनिमल किंगडम। क्लियर है? आज अपन इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। इस चैप्टर में बच्चों मेजर 2 ही टॉपिक है। पहला, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ इस किंगडम का, दूसरा कौन कौन सी डिविजन्स आएंगे इस किंगडम के अंदर, कौन कौन सी क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब डिवीजन ही है किंगडम के अंदर। कौन आता है? डिवीजन। कौन कौन से डिवीजन्स बने? सबसे पहला, उन डिवीजन को बनाने के लिए या उनको क्लासिफाई करने के लिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ एनिमल्स देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे किस बेसिस पे हुआ, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिन बेसिस पे हम किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सीधी बात है, क्लासिफिकेशन ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसका कुछ बेसिस किसी आधार पे तो क्लासिफाई करोगे। क्लियर है? तो वही चीज सबसे पहले जो आज के मेरे डिस्कशन या इस सेशन में जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करने जाऊंगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है? तो शुरू करते हैं बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए ध्यान से सुनिएगा। तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड किया, सब क्या किया? फर्दर क्लासिफाई किया इन देयर डिविजन्स। क्लियर है? कौन कौन से डिविजन्स हैं, क्या क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि ये डिविजन्स जो बनाए वो किस बेसिस पे बनाए, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल किंगडम का किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हुआ। क्लियर है? तो वही बेसिस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म।
बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हम लोगों को एनिमल्स दिखते हैं। अपने आस पड़ोस में देख लेना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के एनिमल्स दिख जाएंगे। बट यही बात अगर आप कहो किसी जंगल में जाके देखने की या किसी फॉरेस्ट में जाके देखने की, तो वहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू हमारी लोकेलिटी में। क्लियर है? तो वही कह रहा हूँ, जब हम आस पड़ोस में देखते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के और उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कीड़े मकोड़े सब एनिमल किंगडम के पार्ट हैं, हम एनिमल किंगडम के पार्ट हैं, डॉग कैट एनिमल किंगडम के पार्ट हैं, बर्ड्स ये सारी क्या एनिमल किंगडम के पार्ट हैं, फिशेज वगैरह सब क्या है एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। क्लियर है? अब इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया वो अलग बात है, वही चीज़ देखनी है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड till now, the need for classifications become all the more important। सीधी बात है, आज के टाइम तक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं टिल डेट। क्लियर है? तो अब भाई इतनी स्पीशीज़ को ध्यान में रखना, याद करके रखना थोड़ा टिपिकल काम है, तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर है? ये मैं फर्स्ट चैप्टर में ही क्लियर कर चुका हूँ। क्लासिफिकेशन के बयां पर या क्लासिफिकेशन के ही मदद से हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ को याद करके रख सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। अगर कोई डिस्कवर भी होता है तो उसको भी हम उसी के कैरेक्टर के बेसिस पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो कंसेप्ट हमें यहीं के लिए समझना। ठीक है ना, ध्यान सुनो। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिल गई जिन्हें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो अब उन्हें याद करके भी तो रखना है, उनको सजा के भी तो रखना है कि आगे आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को समझ सके। तो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग, एक और काम है क्या क्लासिफिकेशन का, किसमें हेल्प करती है? असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो इसमें भी ये हेल्पफुल है। क्या? क्लासिफिकेशन की मदद से अगर हम आगे जाके कोई नई स्पीशी भी डिस्कवर करते हैं एनिमल की, तो हमें उसका अरेंजमेंट पता होगा, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसका एक सिस्टमैटिक पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो सब पॉसिबल तभी है जब हमें क्लासिफिकेशन करना आता हो और हमें ये पता हो किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये इस प्रोसेस की मदद से हमें एक तो ये आसानी रहती है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके इजीली उनको समझ लिया। दूसरा, अगर कोई नई स्पीशीज़ डेवलप भी होती है, नई कोई ब्रीड डेवलप भी होती है, तो हम उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक पोजीशन भी उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बहुत फ़ायदे हैं कि बहुत नंबर ऑफ स्पीशीज़ को ईजिली वो अपने पास संभाल के उनके बायोडाटा, उनके कैरेक्टर्स सब कुछ ईजिली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? सीधी बात है, क्लास में रोल नंबर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्लास में आपका रोल नंबर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि टीचर हर बच्चे का नाम याद नहीं कर सकता। क्लियर है? टीचर हर बच्चे का नाम याद नहीं रख सकता, तो इसीलिए रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। रोल नंबर 1, 2, 3। तो एक तरीके से वो भी क्लासिफिकेशन है कि आपने किसी पर्टिकुलर बच्चे को नंबर दे दिया। क्लियर है? हाँ या ना? तो अपन जैसे टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है, वो रोल नंबर्स बोलते हैं, बार बार नाम तो नहीं लेती ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 1000 है, तो क्लियर है, तुम लोग रोल नंबर दिए जाएंगे। नाम सबका याद रखना इम्पॉसिबल सी कंडीशन है, तो इसीलिए सबके बारे में नाम ये वगैरह याद रखना तो दिक्कत है। तो क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम लोग, उनका क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन, जिससे हमें पता रहे कि ये ऑर्गेनिज्म किस क्लास में या किस डिवीजन में आता है, तो आसानी रहती है। ठीक है ना? चले आगे। तो भाई बात हो गई कि क्लासिफिकेशन करना है, ये डिसाइड कर लिया अपन ने कि क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। भाई मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, तो अब भाई ये तो बताओ कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपने बोल तो दिया कि हमें इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, अब किसी बेसिस पे ही तो करोगे, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो करोगे। अब उन रूल्स को तो बताओ जिस बेसिस पे हम इस एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे, तो वही आ रहे हैं अब। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा जाता है या किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलिए, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells। क्या? बहुत सारे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स के एनिमल्स मिलते हैं, बट स्टिल उनके अंदर कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन में होते हैं। क्लियर है? बहुत सारे एनिमल्स में आपस में कुछ फंडामेंटल फीचर्स
कॉमन में होते हैं। जैसे कि, रुकना बच्चों जरा, जैसे कि ये देखो जरा, क्या, इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्लियर है? जैसे कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन रहते हैं इंडिविजुअल्स में इन रिलेशन, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा बॉडी सिमेट्री, तीसरा नेचर ऑफ सीलोम, चौथा पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ये कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन रहते हैं। क्लियर है? जो कॉमन रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास भी है, काऊ के पास भी है, डॉग के पास भी है, सबके पास अपना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स में आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हमने बच्चों एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। ये तो मात्र 4 मेंशन्ड है, बट जो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे वो 6 है। मैं उन सब के नाम भी बता दूंगा आपको। क्लियर है? तो इनके बेसिस पे जो फंडामेंटल फीचर्स है जो जनरली कॉमन मिलते हैं, जो हम देखते हैं, वो क्या है? अरेंजमेंट किसका? सेल्स का, उसकी बॉडी की सिमेट्री, उसकी बॉडी में सीलोमेट है तो किस टाइप के सीलोम्स वगैरह हैं, फिर पैटर्न देखते हैं हम उसके डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स रूल है, बेसिक फीचर्स है जिनके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। अब उनमें से कौन कौन डिस्कस करे गए हैं वो मैं सारे आपको गिन के दे देता हूँ। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर में बच्चों अपन डिस्कस करने जाएंगे वो कौन कौन से हैं फीचर्स जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फैक्टर, पहला क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है, टिश्यू है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करता हूं। दूसरा, सिमेट्री, तीसरा क्या? पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा डिप्लोब्लास्टिक, और या एंड लगा सकते हैं आप, किसी में डिप्लो मिलती है, किसी में ट्रिप्लो मिलती है। अभी समझाऊंगा डिप्लो और ट्रिप्लो क्या है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा सीलोम, पांचवा सेगमेंटेशन। कौन सी टेशन? सेगमेंटेशन। सिखाएंगे ये सारी चीजें। क्लियर है? पांचवा क्या आ गया? सेगमेंटेशन, जो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या? सिमेट्री, तीसरा क्या? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या? सीलोम, पांचवा क्या? सेगमेंटेशन। और छठा कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिख दूं 6th। नोटोकॉर्ड, किसके बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। तो ये 6 बच्चों बेसिस हैं जिसके बेसिस पे अपन लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, जो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने जाएंगे। पहला जो है बेसिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा बेसिस सिमेट्री है, तीसरा बेसिस डिप्लोब्लास्टिक और एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा सीलोम, पांचवा सेगमेंटेशन वगैरह भी डिस्कस करूंगा, और लास्ट में नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप के एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा रहा है।
तो मैं सबसे पहले बेसिस से बात करना चाहूँगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला बेसिस जिस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं हम, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस टाइप की है। इस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं एनिमेलिया के, वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। क्लियर है, कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। क्लियर है। तो इसी वजह से all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells, और ये भी हमें पता है कि सबके पास बिल्कुल एक जैसा पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता उनकी सेल्स का। सीधी बात है, हमारे अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का, वो डॉग के अंदर थोड़ी होगा, या कैट के अंदर थोड़ी होगा, या अमीबा में थोड़ी होगा। अमीबा को मत करो एनिमल किंगडम में, या और कोई एनिमल देख लो, कोई फिश में थोड़ी होगा हमारे अंदर जैसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी बॉडी का जो पैटर्न है सबके पास सेम थोड़ी होगा। हमारी बॉडी का हमारे की तरीके से, उनके पास अपनी बॉडी की तरीके से। पॉरीफेरा के साथ मैं अभी कंपेयर करूँ, क्लासेस हैं इसकी दिखाएंगे, डिविजन है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सीधी बात है, मल्टी सेलुलर तो भले ही है, मैं भी मल्टी सेलुलर हूँ, वो भी, तो ये तो कॉमन फीचर हो गया, बट उसकी बॉडी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेरी बॉडी की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है। क्लियर है, यह बेसिक सिमिलैरिटी जिसके बेसिस पे हम इनमें भी क्लासिफिकेशन करेंगे। कॉमन फीचर तो सेम है, वो भी मल्टी सेलुलर, मैं भी मल्टी सेलुलर। अब वो अलग बात है, मेरी बॉडी के अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन अलग है, अरेंजमेंट अलग है, उसकी बॉडी के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट अलग है। तो वही लिखा है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जैसे कि स्पॉन्जेस में द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, झुंड की फॉर्म में रहते हैं, लूज सेल्स एग्रीगेट, टिश्यू नहीं बनते, झुंड की फॉर्म में, एग्रीगेशन की फॉर्म में। हम मानते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बट ये लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके पास कोई ऑर्गन नहीं, कोई टिश्यू नहीं, ये केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। मल्टी सेलुलर है, बट ना कोई इनके पास ऑर्गन दिखता, ना कोई इनके पास टिश्यू दिखता, ये केवल सेल के एग्रीगेट हैं। सेल्स इकट्ठा होकर पूरी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को बना देती है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है हमें किसमें, स्पॉन्जेस में। क्वेश्चन मार्क कर लेना, किसमें बच्चों, स्पॉन्जेस में। और कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, दीज आर लूज सेल एग्रीगेट्स। क्वेश्चन उठ के आ जाता है, दीज आर लूज सेल एग्रीगेट्स। तो इन स्पॉन्जेस हमें कैसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, सेलुलर लेवल, ना कोई ऑर्गन दिखता इसमें, ना कोई टिश्यू दिखता। तो भाई ये भी मल्टी सेलुलर है, हम भी हैं, तो हमारे अंदर थोड़ी है ये वाली कंडीशन, हमारे अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब मिलते हैं, पर इसके अंदर नहीं मिलते। तो इन शॉर्ट इसकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अलग है। दूसरा देखो, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, अच्छी बात है, बट इनकी जो सेल्स है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कुछ सेल्स कुछ काम करेंगी, कुछ सेल्स कुछ काम करेंगी, एक्टिविटीज के बेसिस पे। ये नहीं हर सेल एक ही काम करेगी, ये सारी सेल्स काम कर सकती हैं किसी और की तरह। डिवीजन ऑफ लेबर है, वो अपने सेल्स को गाइड कर देता है, देखो भाई तुम लोग ये काम करना, तुम लोग रेस्पिरेशन का काम करना है, तुम लोग डाइजेशन का काम करना, तुम लोग ट्रांसपोर्ट करने का काम करना पानी को। तो सब के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि स्पॉन्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी सेल्स को डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर लेता है। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर, ज़्यादा लंबे लेवल तक, बहुत थोड़ी बहुत, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स। इनकी सेल्स के अंदर भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाए। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा हार्ट है, किडनी का काम कर सकता है क्या, फिल्ट्रेशन का काम कर सकता है क्या, बोलो भाई। हमारे हार्ट में यूरिया का फिल्ट्रेशन और किसी का फिल्ट्रेशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि भाई ये डिवीजन ऑफ लेबर ही तो है। हमारा हार्ट ब्लड को बम्प करने का काम आता है, तो आता है। क्लियर है। अब ये तो है नहीं इससे आप किडनी का काम कराओगे, हमारी किडनी है फिल्ट्रेशन के काम आती है, ये तो है नहीं ब्लड को पंप करने के काम आएगी। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एक एडवांस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, बट इनके सेल्स में दिखता है, बट वो इतना एडवांस फॉर्म नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर होती है मतलब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग सेल्स को डिवाइड कर देना कि ये वाली सेल्स ये काम करेंगी, ये वाली सेल्स कुछ और काम करेंगी। तो मिलता है, बट बहुत अच्छे लेवल या एडवांस फॉर्म की तरह नहीं दिखता। क्लियर है। तो ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात, किसमें मिलते हैं, स्पॉन्जेस में। दूसरा सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सीलेंट्रेट्स। बच्चों डिविजन है, याद करना है आपको। पहला स्पॉन्जेस हो गया, दूसरा सीलेंट्रेट्स।
सीलेंट्रेट्स में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, किससे? स्पॉन्जेस से। स्पॉन्जेस में तो लूज एग्रीगेट्स बन रहे थे, वहीं पे जैसे ही हम लोग सीलेंट्रेट्स एक हायर डिवीजन पे पढ़ते हैं तो सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो होती हैं द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यूज। सीलेंट्रेट्स में टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो लूज एग्रीगेट्स नहीं, वो ऐसी सेल्स जो एक ही पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, मतलब इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो गया है कि इसने अपनी सेल्स के काम बांट दिए हैं। तुम ये काम करोगे सेल्स, कुछ सेल्स ये काम, और जो सेल्स सेम काम कर रही थी वो लोग लूज एग्रीगेट्स की फॉर्म में नहीं, उन लोगों ने टिश्यू बना लिया मिलके। तो जो सेल्स सिमिलर काम शो कर रही थी वो सब ग्रुप होकर टिश्यू बना लेती हैं, जो सेल्स कुछ और काम कर रही हैं वो भी ग्रुप होकर अपना एक टिश्यू बना लेती हैं। वही लिखा है हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। क्लियर है? हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सीलेंट्रेट्स में सेलुलर लेवल से एक एडवांस फॉर्म आ गई, कौन सी? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट हमारे जितनी एडवांस ये भी नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, नॉट नॉर्गन, ऑर्गन लेवल है बच्चों, ठीक है ना। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। क्लियर है? तो टिश्यू से जस्ट हायर कौन सी? ऑर्गन लेवल। ये हमें देखने को मिलती है बच्चों प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केल्मिन्थीज में। दो है, हायर फाइला लिख दिया है, असल में हमें भी ऑर्गन मिलते हैं पर हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। तो प्लैटी और एस्केल्मिन्थीज में बेसिकली केवल ऑर्गन लेवल देखा जाता है। इसके अंदर क्या? इससे थोड़ा एडवांस, जैसे कि यहाँ पे टिश्यू काम कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या वो टिश्यूज मिल के जो सेम काम कर रहे थे वो एक ऑर्गन बना देते हैं स्पेशल, एक क्या बना देते हैं? ऑर्गन। अब असल में वो ऑर्गन काम करेगा, तो वही लिखा है स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला मतलब एस्केल्मिन्थीज वेयर टिश्यूज जो एक ही काम कर रहे थे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। अब वो टिश्यू की तरह नहीं, अब वो ऑर्गन काम करेगा। वो जो टिश्यूज सेम काम कर रहे थे वो ग्रुप हो गए और उन्होंने क्या बना लिया? एक ऑर्गन बना लिया, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो गया। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है हमें। क्लियर है? अब इससे भी हायर, जैसे कि हम लोग हो गए और भी ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके अंदर मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? मेरे ख्याल से सेलुलर लेवल किसमें? स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल किसमें? सीलेंट्रेट्स में। ऑर्गन लेवल किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केल्मिन्थीज में। क्लियर है? उससे एक और हायर लेवल मिलता है ऑर्गन सिस्टम। अब वो किस किस के अंदर देखने को मिलता है वो देखना। इन एनिमल्स लाइक कौन कौन? एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ये सारे ही लपेट दिए इसने। क्लियर है? इन एनिमल्स में हमें ऑर्गन्स में क्या होता है? ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं। ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। अब क्या बना लिया ऑर्गन्स ने एसोसिएट होके? सिस्टम बना लिए। जैसे मेरा हार्ट है और उसकी कैपिलरीज वगैरह ये सब लंग्स वगैरह एक सिस्टम बना लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारे हार्ट के साथ लिम्फ नोड्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, वेन्स हो गई, ये सब बहुत डिफरेंट चीजें मिलके एक पूरा सिस्टम डेवलप कर देती हैं। तो वही लिखा है ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंडामेंटल सिस्टम एंड ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर सिस्टम अपना एक अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करता है। ये थोड़ी है कि मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेशन का काम करेगा। कैसे काम कर जाएगा भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो करने का काम करता है। ये थोड़ी है कि वो खाना डाइजेस्ट करेगा। या मेरा डाइजेशन सिस्टम खाना डाइजेस्ट करने के लिए, ये थोड़ी वो ब्लड सर्कुलेट करेगा। पेट से कहूँ मैं भाई तू ब्लड पंप करना शुरू कर दे, कैसे कर देगा जब उसका काम ही नहीं है? वो जो उसका काम है वो अपना काम शो करेगा और वो और भी ऑर्गन्स को एसोसिएट करके एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लेता है। और हर सिस्टम का अपना अपना काम होता है। अगर आपने इनमें से किसी भी सिस्टम को छेड़ा तो आपके सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे। सीधी बात है, हमारी बॉडी में अगर आप एक भी सिस्टम को गड़बड़ा दो सीधा भगवान। क्लियर है? क्योंकि ये सिस्टम भी आपस में कोरिलेटेड रहते हैं, ये सिस्टम भी आपस में कोरिलेटेड रहते हैं। ठीक है ना? तो अभी कौन सी लेवल आ गई? ऑर्गन सिस्टम वाली। क्लियर है? दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस पैटर्न को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मॉडिफाइड या सबसे एडवांस फॉर्म या एडवांस ऑर्गेनाइजेशन जो किस किस में? एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, हम भी आ गए इसमें। ठीक है ना? इनमें देखने को मिलती है। तो आगे लिखा है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। चलो भाई ऑर्गन सिस्टम मिल गए, बट
ऐसा थोड़ी है कि सब में सिमिलर टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। सबके अंदर बच्चों अपने अपने तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, क्लियर है। किसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, किसी में कंप्लीट होते हैं, किसी में इनकम्प्लीट होते हैं। तो वही सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटीज, वेरिएशंस, ये सब चलते रहते हैं इन सब मेंबर्स में जब अपन पढ़ेंगे इनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैंने कि एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो लिखा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थीज, किसमें बच्चों? प्लैटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हुआ है, देख लो जरा फॉर एग्जाम्पल से, अपनी बुक्स में देखते हुए चलें। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थीज, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग माउथ का भी काम करती है इसके और वही ओपनिंग एनस का भी काम करती है। इन प्लैटीहेल्मिन्थीज हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो ये इनकम्प्लीट है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, सीधी बात है, एक ही ओपनिंग है, वही माउथ का काम कर रही है, वही उसके एनस का काम कर रही है, तो ये तो दिक्कत की बात है। तो ये इनकम्प्लीट, पर स्टिल है तो ऑर्गन सिस्टम ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है ना, एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। क्या हो गया? इनकम्प्लीट है। जैसे कि क्यों? क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने का मतलब है कि हमारे पास दो ओपनिंग होनी चाहिए डिफरेंट, एक होनी चाहिए माउथ, एक होना चाहिए एनस, क्लियर है। तो उसे ही हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मान सकेंगे। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस, वो भी डिफरेंट होती हैं, बट प्लैटीहेल्मिन्थीज में ये ओपनिंग केवल एक ही मिलती है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है। बाकी के मेंबर्स में जिनमें दो ओपनिंग डिफरेंट पोजीशन पे मिलती है, माउथ एंड एनस, तो वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फॉलो करता है। इसी तरीके से एक और सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी हमें दो वैरायटी में दिखता है, एक मिलेंगे हमें ओपन टाइप और दूसरे मिलेंगे क्लोज टाइप। तो भाई है तो ऑर्गन सिस्टम ही, बट किसी में किसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है या किसी में किसी और टाइप की वेरिएशन दिख रही है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, किसी में कंप्लीट है, किसी में इनकम्प्लीट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे सर्कुलेटरी सिस्टम एक और कंडीशन है, इसी एक और सिस्टम है जिस बेसिस पे हम लोग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। दो मिलते हैं बच्चों, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप का इतना सा फर्क है, सीधी बात है। ओपन टाइप में कोई ब्लड वेसल नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल डायरेक्ट हार्ट ने ब्लड पंप किया, डायरेक्ट वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। वहीं पे क्लोज टाइप, जैसे कि हमारा हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में थोड़ी जाता है, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को और वो जाता है वेन्स में, वेसल्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, इनमें जाता है। ये थोड़ी है कि हमारे हार्ट ने ब्लड पंप किया तो पूरे हाथ में और पूरे पैरों में, पूरी बॉडी में ऐसे फैल गया, बिल्कुल नहीं। हमारे में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। हमारा हार्ट जब भी पंप करता है ब्लड तो वो वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू और कैपिलरीज के थ्रू मूव करता है। ये नहीं कि हमारे हार्ट ने पंप किया तो वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं फ्लो होता। हमारी बॉडी में एक पाइपलाइन डली हुई होती है, इन शॉर्ट, सीधी बात, किसमें? पाइपलाइन डली हुई होती है पूरी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वो एक तरीके की पाइपलाइन है। और वो हार्ट हमारा एक सोर्स है, मोटर है, जो पंप कर रहा है ब्लड को, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा रहा है उस पाइपलाइन के थ्रू। और ओपन सिस्टम में ये पाइपलाइन नहीं होती, वहां पे कुछ नहीं, डायरेक्ट हार्ट ने पंप किया और वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल गया, तो वही लिखा है ओपन टाइम, in which blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। क्लियर है? तो हाँ, जैसे कि ओपन टाइप, क्या हार्ट ने पंप किया ब्लड आया हार्ट के बाहर, वो पूरी बॉडी में फैल गया। अब पूरी बॉडी में फैलने का मतलब क्या है? जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब उस ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। पर हमारे अंदर ऐसे डूबे हुए नहीं रहते। हमारी बॉडी में हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हमारा ब्लड वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज में मूव करता है। ये नहीं कि हमारी बॉडी में स्टमक हो गया, लंग्स हो गई, वो सब ब्लड में नहीं डूबे रहते। क्लियर है? हमारी बॉडी में ये जो वेसल्स हैं, ये जो पाइपलाइन डली हुई है, इन शॉर्ट ऐसे याद करो, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इनमें ब्लड फ्लो होता है, ना कि हमारी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली फैला दिया, जिसमें कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज डिप्ड नहीं रहते हमारे। क्लियर है? वो अलग बात है, इन पाइपलाइन के थ्रू पास हो जाता है, हाँ या ना, कैपिलरीज वगैरह पास होती हुई चली जाते हैं, उसके मैं मना नहीं कर रहा, बट ये कहो कि पूरे डिप्ड रहता है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो उसी तरीके से क्लोज टाइप, वही मैं जो बता रहा हूँ, जिस केस में पाइपलाइन है, इस केस में पाइपलाइन नहीं है। सीधी बात, हार्ट ने पंप किया ब्लड, बाहर आया हार्ट के, पूरी बॉडी में फैल गया और हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, वो सब उसी ब्लड में डिप्ड है। क्लोज टाइप में क्या है? इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, बहुत डिफरेंट वेसल्स, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
सिंपल सी बात है, हर किसी का डायमीटर सेम नहीं रहता, सबके अपने अपने अलग अलग डायमीटर्स रहते हैं। इनमें सबसे छोटी होती है कैपिलरी। तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। डायस्टल सिस्टम इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, क्लियर है। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप मिलता किसमें बच्चों? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलने की वो बता देता हूं बच्चों। ओपन टाइप जनरली हमें मिलता है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लिख लेना। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है हमें आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्क में। और क्लोज टाइप हमें जनरली देखने को मिलता है एनालिडिक के आगे, किसमें? एनिलिडा में, और एनिलिडा के आगे बात करते हैं। मोलस आर्थ्रोपोड में हमें ओपन टाइप मिलता है, एनिलिडा कॉर्डेट्स हो गए हम सब में क्लोज टाइप देखने को मिलता है, क्लियर है। तो लिख लेना, ओपन टाइप में कौन? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। क्लोज टाइप में कौन? एनिलिड। 3 फेमस एग्जाम्पल है इसीलिए लिखा रहा हूँ, क्लियर है। ओपन टाइप में मेंशन कर लेना आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, क्लोज टाइप में मेंशन कर लेना कौन? एनिलिड्स, क्लियर है। तो ये थी बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात, जिसमें अब मैंने आपको सेलुलर भी दिखाया, टिश्यू भी दिखाया, ऑर्गन भी बताया एंड लास्ट में ऑर्गन सिस्टम। और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती हैं वो भी दिखा दी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है, एक में इनकम्प्लीट मिल रहा है तो दूसरे में कंप्लीट मिल रहा है। तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। वहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक में ओपन मिल रहा है दूसरे में क्लोज मिल रहा है। तो ये सब क्या है? बेसिस हैं जिस बेसिस पे हम एनिमल्स को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग डिवीजन में फिट कर देते हैं। खत्म बात, क्लियर है। तो ये पहला बेसिस है बच्चों, जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लियर है। क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। दूसरे बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, सिमेट्री, जिस बेसिस पे, दूसरा जो बेसिस है जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है, कंडीशन ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। सिमेट्री, हमारी सिमेट्री कैसी है बच्चों ये बताओ। मेरे ख्याल से जानते होंगे मैक्सिमम पार्ट कि हमारी बॉडी को दो, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ में कट किया जा सकता है। अगर मैं अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर सीधे काट दूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो मेरा ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, एक राइट एंड लेफ्ट। अब आप जिस हिसाब से देख रहे हो देख लेना, मेरा ये हैंड राइट हैंड है, ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड है। अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो समझ लेना। मेरा राइट हाफ और मेरा लेफ्ट हाफ अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट काट दूंगा तो वो सेम आएगा। तो हमारी बॉडी जो है वो है बच्चों बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं अपनी बॉडी को इसके अबाउट काटूंगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो मेरा ऊपर हाफ वाला और नीचे वाला हाफ सिमिलर नहीं है। तो मेरी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसको मैं केवल एक ही प्लेन में काटूं तभी मेरे को आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस टाइप की सिमेट्री को बच्चों कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ, ऐसी एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम केवल एक ही प्लेन के अबाउट काट सके 2 इक्वल हाफ में, उसको कहते हैं अपन बायलेटरल सिमेट्री। और उसको हम स्पेशली मेंशन करते हैं वो प्लेन इस तरीके से काटा जाए कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सेम आए, उस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों बायलेटरल सिमेट्री। अब एक एग्जांपल लो बहुत प्यारा सा, बास्केटबॉल आप जानते होंगे, बास्केटबॉल खेलते भी होंगे, फुटबॉल ले लीजिए, मेरे को बास्केटबॉल पसंद है तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बास्केटबॉल लीजिएगा, ये क्लियर है। इसको हम डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो बास्केटबॉल की एक्सिस मान लो ये रही, इसके चारों तरफ बड़ी सी बॉल बन रही है पूरी, इमेजिन कर लो बास्केटबॉल है, क्लियर है। अब इस बास्केटबॉल को मान नहीं सकते, इस तरीके से दिखा दो, ठीक है ना। एक बास्केटबॉल है, ऊपर से एक एक्सिस मान लो पुट है, उसके ऊपर बास्केटबॉल रखी हुई है आपके पास, ऊपर से आपने एक एक्सिस डाल दिया उस बास्केटबॉल के अंदर। अब ये मेन एक्सिस हो गई उसकी, कौन हो गई बच्चों? ये मेन एक्सिस हो गई। अब इस मेन एक्सिस को इस साइड से देखना, बास्केटबॉल रखी है भाई, एक पूरी बास्केटबॉल, उसके ऊपर से मैंने एक रॉड डाल दी उसके अंदर, तो ये उसकी मेन एक्सिस हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है, चारों तरफ से बॉल है वो पूरी, क्लियर है। अब इस एक्सिस को मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट डिवीजन करते हैं अपन, क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट डिवीजन करते हैं, ये मान लो बास्केटबॉल की एक्सिस है ये वाली, क्लियर है। अब ये एक्सिस है, अब इस एक्सिस के अबाउट डिवीजन, एक ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हो, एक ऐसे काट सकते हो, एक ऐसे काट सकते हो। तो ये होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री, जिसमें एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप कितने भी प्लेन उसके काट लें, उसके 2 इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे। आप इस बॉल को कितने भी हाफ्स में काट ले, ये बॉल को मैंने थोड़ा ऐसे करके दिखाया, एक्सिस डाल दी, उस एक्सिस को काटा है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, नाइफ लेना है, बास्केटबॉल रखनी है, ऐसे काट लो तब भी 2 इक्वल हाफ, ऐसे काट दो तब भी 2 इक्वल हाफ, ऐसे काट दो तब भी 2 इक्वल हाफ, इस तरीके से काट दो तब भी 2 इक्वल हाफ। तो बॉल है भाई, हाँ या ना, उसको ऊपर से आप काट रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से काट दो, वो कैसे 2 इक्वल हाफ में कट जाएगी। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम कहते हैं बच्चों रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियल सिमेट्री। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो रेडियल टाइप की शो करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि हम हो गए बायलेटरल टाइप की शो करेंगे। तो सिमेट्री के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई
करते हैं ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो एसिमेट्रिक है, उनको आप दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको आप दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। खत्म बात, तीन आ गई, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक और बायलेटरल सिमेट्रिक। तो उसी बेसिस पे मैं आपको सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, जैसे कि स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होती तो इनको दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ। तो स्पॉन्जेस कैसे हैं, एसिमेट्रिकल, ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते, अगर उसके सेंटर पॉइंट से कोई प्लेन भी पास करा दें तब भी। क्लियर है। दूसरा, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जैसे कि बास्केटबॉल की सेंट्रल एक्सिस दिखाई मैंने आपको, of the body divides the organism into two identical halves is called radial symmetry। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम कोई प्लेन डालें, जैसे बास्केटबॉल है, उसकी सेंट्रल एक्सिस ऊपर से सर से पैर के नीचे निकाल देना, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम कोई प्लेन डालें तो वो उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। क्लियर है। When any plane passing through the central axis of the body divides organism into two equal halves, it is called radial symmetry। जैसे ये हाइड्रा है, ये कौन है बच्चों, हाइड्रा मान लो, कौन है हाइड्रा, इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो असल में ये कैसा दिखेगा, ऐसा। क्लियर है। जिसकी एक ऐसे टांग निकल रही है, एक ऐसे टांग निकल रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस सा बन गया, एक सेकंड रुकना, ये भी ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, है ना। एक यहाँ पे निकल रहा है बॉडी, ठीक है ना। मान लो यार, अब मैं इसको इस तरीके से दिखाई नहीं रहा हूँ, मैं केवल इसका सर्कल दिखा रहा हूँ मेन वाला, जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है। ये एक्सिस, ये गई, ये सेंट्रल एक्सिस इस होल से पास होते हुए नीचे तक, ठीक है ना, इधर पास होके पास हो जाएगी। चाहे इसको ऐसे काट, सेंट्रल पॉइंट एक्सिस के अबाउट प्लेन फिट कर दे अंदर, ऐसी प्लेन फिट कर दे अंदर, तो मैंने इस डायरेक्शन में दिखा दिया, ये रहा एक प्लेन, ये पूरा प्लेन, और ये किससे, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास कराया, एक ऐसे प्लेन कैसे भी डाल दे। क्लियर है। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। शर्त क्या है, प्लेन किसके अबाउट डाले, इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। अब तुम कहो प्लेन ऐसे काटेंगे तो नहीं, सेंट्रल एक्सिस है उसके बेसिस पे ही प्लेन डिवाइड किया जाएगा, ये नहीं कि सेंट्रल एक्सिस को ही काट रहे हो तुम। क्लियर है। तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है बच्चों, रेडियल। जनरली किस में देखने को मिलती है, सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकाइनोडर्म्स में। क्लियर है। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। एग्जांपल्स देखेंगे, वो आगे की बात है, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स आगे देखते हैं, जैसे कि एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, हम लोग हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है ना। वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, हमारे केस में केवल लेफ्ट और राइट वाला केस है, ठीक है ना। लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, केवल इकलौती एक ही प्लेन हो, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि इस क्रैब की दिख रही है आपको एक तरीके से, देखो क्रैब, इसको मैं अगर इसी प्लेन के अबाउट काटूंगा तभी मेरे को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इक्वल मिलेगा। देख ले, इस प्लेन में अगर मैं काटता हूं तभी मुझे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल मिलेगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लेन के अबाउट मत काटो, आप लोगों को अब इसका डिवीजन करना है इस प्लेन के अबाउट, इक्वल हाफ मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इक्वल हाफ मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट सेम नहीं होगा। बीच वाले हिस्से में केवल आपको एक ही एक्सिस मिल रही है जिसके अबाउट आप लेफ्ट और राइट सेम कह सकते हो, तो इसमें और कोई एक्सिस है नहीं, तो डेफिनेटली कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। आप अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करें, केवल आपको सर से पैर तक की यही वाली एक्सिस दिखेगी जिसके अबाउट आपके दो इक्वल हाफ क्या आइडेंटिकल मिलेंगे। तो हमारे पास भी कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, सिमेट्री। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। डायग्राम भी देख लिए, रेडियल क्या है और बाइलेटरल क्या है। बास्केटबॉल को काटना और एक तरीके से अपने आप को काटना बाइलेटरल है, बास्केटबॉल को डिवाइड करना क्या, रेडियल सिमेट्री है। तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पहली बार सुनेंगे आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? कुछ नहीं, सेल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे बच्चों, क्लियर है, सेल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे है। तो क्या होता है बच्चों, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो हमारे बॉडी में लेयर्स क्रिएट होती है सेल्स की, ऑर्गन्स बनते हैं हमारी बॉडी में। ऑर्गन बनने से पहले बच्चों सेल्स की अरेंजमेंट होती है, हाँ या ना, सेल्स की अरेंजमेंट होती है। तो जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा होता है एम्ब्रियो के तौर पे, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स की लेयर बनती है और वही सेल्स बढ़ते चलते हैं और बाद में ऑर्गन्स, टिश्यूज ये सब बनाते हैं। तो असल में जनरली 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, पोजीशन के बेसिस पे। एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है, मीजोडर्म उसके अंदर वाली है और एंडोडर्म सबसे एंड वाली है। तो वही लिखा है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। लिख दिया एम्ब्रियोनिक लेयर, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब बनती है ये, उस दौरान बन रही होती है, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या है, सेल्स बढ़ना, सेल्स बढ़ेंगी तो लेयर्स तो बनेंगी, उन्हीं लेयर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी केवल और केवल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर मिलती है, जिनके अंदर, जैसे कि एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और उसके इंटरनल एंडोडर्म, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये रहा ए वाला डायग्राम, इसमें जो बाहर वाली सेल्स दिख रही है ब्लू कलर की, है ब्लू वाली, वॉयलेट वाली, ये होती है बच्चों आपकी एक्टोडर्म। इसके अंदर ये जो ग्रे वाली सेल्स दिख रही हैं, ये होती है बच्चों आपकी एंडोडर्म। अब आप पूछेंगे सर मीजोडर्म का है? बच्चों इसके केस में तो मीजोडर्म होती ही नहीं है, इसके केस में मीजोडर्म होती नहीं है, इसके केस में होती है। तो ये जो रेड कलर की सेल्स दिख रही है ना आपको, ये है इसकी मीजोडर्म, लिख दिया यहाँ पे, देख ले, क्लियर है। ए वाले केस में जो डिप्लोब्लास्टिक है, जिनमें मात्र 2 ही लेयर, नाम बोल तो रहा हूँ डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि 2 ही लेयर है, एक्टो और एंडो, क्या इनके अंदर हमें मीजोडर्म नहीं मिलती बट मीजोग्लिया मिलती है। ये ऐसा लेयर है जो अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें आप सेल्स डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं है, सब मिला हुआ है, कोई पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। तो वही डिप्लोब्लास्टिक का केस होता है, क्लियर है। डिप्लोब्लास्टिक में हमें मीजोडर्म नहीं मिलती, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें मीजोडर्म मिल जाती है। तो वही लिखा है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू और एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिए सीलेंट्रेट्स, याद करने हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं भाई सीधे सीधे एग्जाम्पल्स, क्लियर है। कौन है? सीलेंट्रेट्स। और इसके अंदर हमें तीसरी लेयर नहीं मिलती मीजोडर्म, बट हमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलती है जिसको आप क्या कहते हो, मीजोग्लिया। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो इसके अंदर हमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जरूर देखने को मिलती है, क्या? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, क्लियर है, हाँ या ना। इसके अंदर हमें जरूर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर देखने को जरूर मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सॉरी मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, कौन सी? मीजोग्लिया। वहीं पे अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं मैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो उसमें लिखा नहीं है पर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा, मेरे पास पॉइंट्स ऐड करने नहीं थे। तो उसमें क्या, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट जैसे कि यहाँ पे मीजोग्लिया थी, बट इसके केस में वो मिडिल लेयर जो है वो डिफरेंशिएटेड होकर मीजोडर्म फॉर्म कर लेती है, डिफरेंशिएटेड होकर मीजोडर्म फॉर्म कर लेती है। और इस लेयर को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर, यही इंपॉर्टेंट जर्मिनल लेयर है। तो थर्ड लेयर जो गिनी जाती है जर्मिनल लेयर है, मार्क कर लेना, कहां लिखूं मैं? यहां पे लिख देता हूं। ये असल में आपकी क्या है? एक जर्मिनल लेयर है। क्या है? जर्मिनल लेयर। याद रखना। तो ये थर्ड नंबर की जो लेयर बनी, जो डिप्लोब्लास्टिक में नहीं थी, थर्ड, अब ये मत कहना काउंटिंग कैसे दे दी, लास्ट में बनी है बेटा, पहले एक्टो एंडो बन जाती है, अब थर्ड नंबर पे बनती है मीजोडर्म। तो यही जर्मिनल लेयर है जो जर्म सेल्स बनाती है, क्लियर है। तो थर्ड जर्मिनल लेयर जो मीजोडर्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में मिलती है। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसमें एक्टो एंडो है पोजीशन, और जो थर्ड जर्मिनल लेयर जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं वो भी मिल जाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कौन से? प्लैटीहेलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक, बाकी सब प्लैटीहेलमिन्थीस के आगे के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और प्लैटीहेलमिन्थीस से पहले के सब डिप्लोब्लास्टिक है। लिखाऊंगा, सारे क्लासेस दिखाऊंगा आपको, डिवीजन दिखाऊंगा, उसमें सारे नाम आएंगे, प्लैटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस। अभी याद रखें ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है? प्लैटीहेलमिन्थीस से स्टार्ट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक का केस और बिल्कुल कॉर्डेट्स तक चलता चला जाता है।
क्लियर है। और प्लैटीहेलमिन्थेस के पहले सबके सब कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें हमें मीजोग्लिया मिलती है ना कि मीजोडर्म। एक बार क्वेश्चन आया था, जो थर्ड जो लेयर मिलती है डिप्लोब्लास्टिक के केस में, उसका नाम, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन कुछ तो छोड़े आए और कुछ बच्चे मीजोडर्म पे आंसर लगाया है। असल में थर्ड लेयर जो डिप्लोब्लास्टिक की है, असल में वो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, उसको हम मीजोडर्म नहीं मीजोग्लिया, नाम सिमिलर है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। मीजोग्लिया होती है ना कि मीजोडर्म होती है डिप्लोब्लास्टिक में। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी में 2 ही मिलती है, किसी में तीनों मिलती हैं। तीनों किसके केस में मिलती है, प्लैटीहेलमिन्थेस से आगे कॉर्डेट्स तक, और डिप्लोब्लास्टिक किसके केस में, प्लैटीहेलमिन्थेस से पहले तक। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, बट जब मैं आपको सारी डिवीजन पढ़ा दूंगा तब अपने आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स, मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो ये था बच्चों डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो चौथा फैक्टर या चौथा बेसिस जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को और क्लासिफाई कर सकते हैं वो है बच्चों सीलोम। सीलोम कैविटी को ही कहते हैं हम सीलोम, तो वही बेसिस है। अब बच्चों 2 तरीके के सीलोम होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू सीलोम ऐसे सीलोम होते हैं बच्चों जिनको ये थर्ड जो लेयर दिखाई थी तो मैंने मीजोडर्म की, वो कवर करके रखे, बनाए, क्रिएट करे। तो बच्चों 2 तरीके के सीलोम होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू सीलोम को हम सीलोमेट कंडीशन कहते हैं, और फॉल्स जहां पे सीलोम बनता तो है उसे हम सीडो सीलोमेट कंडीशन कहते हैं। फॉल्स सीलोम लगता है पर एक्चुअल में वो उसे सीलोम की डिग्निटी नहीं दी जाती। मान लेते हैं कैविटी, बट उसे एक्चुअल में सीलोम की डिग्निटी नहीं दी जाती, क्योंकि सीलोम वही है जिस कैविटी के चारों तरफ मीजोडर्म की लेयरिंग है। जो कैविटी मीजोडर्म की कवरिंग की वजह से बनी है वो एक्चुअल में सीलोम है, ना कि वो जिसके चारों तरफ सीलोम मीजोडर्म की कवरिंग नहीं है। अगर कोई कैविटी है और उसके सराउंडिंग वो जो कैविटी बनी है वो किसकी बेसिस की या किससे कवर्ड है, मीजोडर्म से। किससे कवर्ड है, मीजोडर्म में, तभी हम उसे एक्चुअल या ट्रू सीलोम बोलते हैं। नहीं तो अगर बाई चांस बन गई और उसकी कवरिंग मीजोडर्म की नहीं है तो वो ट्रू सीलोम नहीं, सीडो सीलोम का केस आता है। किसका केस आता है, सीडो सीलोम का। तो वही है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड अ सीलोम। तो वही बॉडी वॉल जिसमें क्या, जो सीलोम जिससे किससे लाइन है, मीजोडर्म से लाइन है, वही एक ट्रू सीलोम माना जाता है। किसी में सीलोम होते नहीं है, किसी में सीलोम होते हैं। तो वही लिखा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटीज क्रिएट हो जाती हैं तो उसी को ही हम सीलोम कहते हैं। बॉडी वॉल मतलब बच्चों एक्टोडर्म, गट वॉल मतलब बच्चों एंडोडर्म। तो हमारी जो गट है, जो पूरी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह फूड पाइप के जो बीच में कैविटी है उसकी जो लेयरिंग है वो कौन है, एंडोडर्म। और हमारी जो बिल्कुल मैक्स बाहर वाली लेयरिंग है वो है एक्टोडर्म। उसके अंदर जो बीच में लेयरिंग रहती है वो होती है मीजोडर्म की। तो वही मीजोडर्म वहाँ पे कैविटीज क्रिएट कर लेती है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल मतलब बिल्कुल बाहर वाली, एक्टोडर्म। क्लियर है। दूसरी और गट वॉल के बीच में तो ये जो कैविटी डेवलप हुई है, जैसे ये देख ले, ये वाली कैविटी नहीं, ये वाली तो एक्चुअल जो कैविटी है वो वाली नहीं। जैसे कि ये तो हो गई हमारी बॉडी वॉल, एक्टोडर्म, ECTO लिख दे रहा हूं। क्लियर है। और ये अंदर वाली हो गई एंडो वाली। तो एक्टोडर्म हो गई आपकी क्या, बॉडी वॉल। एंडोडर्म हो गई आपकी गट, जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं फूड पाइप में जो कैविटी है वो हो गई ये वाली बीच वाली कैविटी। ये सीलोम नहीं बोलेंगे, ये हमारी गट की कैविटी है जो हम फूड पाइप या विंड पाइप XYZ वो है। वो किससे लेयर्ड रहती है, एंडोडर्म से। जो बाहर वाली है, जो बाहर का कवर बनाती है वो बनाती है एक्टोडर्म। अब बीच में हमें सीलोम दिखता है और असल में वो सीलोम किससे कवर्ड है, मेरे ख्याल से मीजोडर्म से। ये भी मीजोडर्म है, ये रेड वाला पार्ट, और ये भी बाहर वाला पार्ट मीजोडर्म है। तो ये क्या कैविटी बन गई, ये क्या कैविटी बन गई। कलर चेंज कर दूं, ये अंदर ये वाला पार्ट, रेड वाला जितना पार्ट है वो सब मीजोडर्म है, ये और मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट। तो मीजोडर्म के बीच में गैप आ जाते हैं और वो कैविटी क्रिएट कर लेता है। कैविटी के लिए कलर अलग भर दूंगा। ये जो बनी है वाइट, ये ब्लू जिसको मैं कर रहा हूँ, ये कैविटी बनी है और मेरे ख्याल से इस कैविटी की लाइनिंग हर तरफ से मीजोडर्म ने घेर रखी है। अब चाहे इस वाले वाइट पूछेंगे तो ये मीजोडर्म, ये पूरा मीजोडर्म, ये पूरा मीजोडर्म। मेरे ख्याल से इस कैविटी के चारों तरफ मीजोडर्म है
और इसके बाहर एक्टोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है। क्लियर है? तो एक्टोडर्म होती है बॉडी की वॉल और एंडोडर्म होती है बेटा गट की वॉल, जिसके थ्रू खाना, मान लो फूड पाइप है ये, तो फूड पाइप ये खाना जाएगा इसके थ्रू अंदर। ये लेयरिंग किसकी है? एंडोडर्म की। क्लियर है? और जो बाहर का कवर है उस फूड पाइप का, वो किससे है? एक्टोडर्म से। बीच में जो कैविटी अगर डेवलप हुई, इस कैविटी में खाना नहीं जाता मेन इस कैविटी में खाना है। क्लियर है? तो ये जो बाई चांस कैविटी बनी है, बाई चांस क्या बनती है, तो ये होती है ट्रू सीलोम, जो मीजोडर्म से चारों तरफ से लाइंड है। क्लियर है? तो वही लिखा है। तो देखो जरा ध्यान से सीलोम की बात, प्रेजेंस और एब्सेंस काय की ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बॉडी वॉल मतलब एक्टोडर्म, गट वॉल मतलब एंडोडर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड अ सीलोम। वो बॉडी कैविटी जिसके चारों तरफ कौन है? मीजोडर्म। ये लाल वाला पार्ट सब मीजोडर्म का है, उसे ही आप सीलोम बोलोगे। तो एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। वो एनिमल्स जिनके पास सीलोम होता है वो सीलोमेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे सीलोमेट एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? सीलोमेट एनिमल्स हैं। तो देख ले, बाहर वाली जो पर्पल लेयर है वो एक्टोडर्म की है, जो अंदर ग्रे लेयर है वो एंडोडर्म। तो ये क्या होगी? वॉल लेयर, जो बॉडी को, ये किसी ऑर्गन की जो वॉल बनाएगी। ये वो हो गई जो ऑर्गन के अंदर कैविटी होगी, जो गट है। जैसे हमारी फूड पाइप एक टाइप का ऑर्गन मान लो, ठीक है ना? तो फूड पाइप पूरी है, तो फूड पाइप का जो बाहर का कवर है वो कौन बनाएगी? एक्टोडर्म। जो फूड पाइप के अंदर की तरफ से जो कैविटी होगी जिसके थ्रू खाना जाएगा, उसकी जो कवरिंग होगी वॉल की, वो बनाएगी एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में भी कैविटी होती है, वो बनती है बच्चों किसकी वजह से? मीजोडर्म की वजह से। वो कैविटी किसकी वजह से बनती है? मीजोडर्म की वजह से बनती है। और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम। क्या कहते हैं बच्चों? सीलोम। वही किसी किसी के पास तो ये एबिलिटी है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं है। देख, एक्टोडर्म बनी, अंदर एंडोडर्म बनी और ये मीजोडर्म, पर ये वाली कैविटी तो इनके पास है, जिस खाना तो जाएगा ना भाई, सीलोम से थ्रू खाना थोड़ी जाता है, गट के थ्रू खाना जाता है। क्लियर है? तो ये मीजोडर्म है, पर ये मीजोडर्म ने कैविटी नहीं बनी, तो ये एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। अब सर ये क्या है? ये पता नहीं क्या चीज है, अभी बता दें इसके लिए, ठीक है ना? तो वहीं पे सुनो। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। असल में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें मीजोडर्म एक प्रॉपर लेयर की फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कंप्लीट लेयर दिख रही है, इस फॉर्म में नहीं। इसमें क्या होता है? मीजोडर्म अपने खुद पैचेस बना लेती है। क्या बना लेती है? अपने खुद पैचेस बना लेती है। क्या बना लेती है? अपने खुद पैचेस। और इस कैविटी को ये सीलोम बोलने की कोशिश करती है। क्या बोलने की कोशिश करती है? सीलोम। बट एक्चुअली ये सीलोम्स अच्छे नहीं होते, तो इसी वजह से इनको हम ट्रू सीलोम ना बोल के स्यूडो सीलोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्यूडो सीलोम। एक्चुअल सीलोम ये रहा, और ये जिसके केस में ये मीजोडर्म पैचेस की फॉर्म में आ गई, एक प्रॉपर लेयर नहीं बनाई, तो इसके केस में जो असल में ये कैविटी है तो है और मीजोडर्म से लाइन है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो सीलोम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो इन केसेस में इस कैविटी को हम स्यूडो सीलोम बोलते हैं, ना कि ट्रू सीलोम। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ट्रू सीलोम नहीं बनता, स्यूडो सीलोम, क्योंकि मीजोडर्म हमें पैचेस में दिख जाती है और वो अपने सीलोम को स्यूडो सीलोम बोलते हैं, ना कि ट्रू सीलोम बोलते हैं। तो सच बॉडी कैविटीज called pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelomates। तो इस टाइप की बॉडी कैविटी को हम pseudocoelom बोलते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म जिन एनिमल्स में मिलता है उन्हें हम pseudocoelomates कहते हैं। एग्जाम्पल रट लेना, एस्केलेमिंथीज। कौन सा एग्जाम्पल है? एस्केलेमिंथीज। कोई दिक्कत? क्लियर है? और लास्ट बचे कौन से? एसीलोमेट। इनमें तो बनता ही नहीं है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लैटिहेलमिंथीज। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, घुमाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये ट्रू सीलोम समझ में आ गया, स्यूडो सीलोम समझ में आ गया और एसीलोमेट आ गया। इसमें तो एक्चुअल जो सीलोम बनता है इसमें पैचेस बन जाते हैं, तो अपनी कैविटी को ये सीलोम बोलने की कोशिश करता है, पर हम उसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? उसे स्यूडो सीलोम, क्योंकि नहीं है ना भाई असल में वो सीलोम। और लास्ट एसीलोमेट, जिसमें तो सीलोम की बात होती ही नहीं है। प्लीज जो एंडोडर्म से लाइंड कैविटी है उसको सीलोम कोई भी बच्चा ना बोले, वो सीलोम नहीं होता। एक्टोडर्म और एंडोडर्म केवल वॉल और गट लेयर है, तो ये जो गट की कैविटी है ना कि बॉडी कैविटी है,
क्लियर है? इस कैविटी की लाइनिंग के अकॉर्डिंग मत बोलना ये भी सीलोम, ये भी सीलोम, ये भी सीलोम। भाई सीलोमेट कभी भी एंडोडर्म से लेयर नहीं होता। सीलोम अगर बनते हैं तो वो मीजोडर्म से कवर्ड रहते हैं। ध्यान रखना इस वाली बात को। मेरे ख्याल से सीलोम वाला पार्ट क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना। ये फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद मैं फिफ्थ पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। छोटा सा टॉपिक रह गया सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन, कि बॉडी किस पार्ट में डिवाइडेड है, किस तरीके से हमारी डिवाइडेड है बॉडी। बच्चों सेगमेंटेड बॉडी मिलती है उसमें। अब सेगमेंट्स दो तरीके के होते हैं, किसी किसी में तो केवल एक्सटर्नल दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है ऊपर से बॉडी टुकड़ों में बटी हुई, सेगमेंट्स बन रहे हैं। क्लियर है? और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट्स, टुकड़ों में बॉडी जुड़ी हुई होती है। बाहर से भी ऐसा लगता है वो सेगमेंट बना है और वही अंदर तक पूरा वॉल का पार्टीशन कर देती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सपोज करो ये बॉडी है, इसमें मैं बिल्कुल एक रॉड फिट कर दूं, मान लो पूरी पूरी प्लेट्स लगा दूं, तो बाहर से भी मुझे सेगमेंट की पैटर्न स्ट्रिप्स दिखेंगी और अंदर से भी एक्चुअल में बॉडी सेगमेंटेड रहेगी। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, टुकड़ों में बनी हुई है, जैसे अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। बॉडी टुकड़ों में, बाहर से धारियां दिखती हैं, अर्थवॉर्म कभी उठा के देखना, ऊपर से ऐसा लगता है स्ट्रिप्स लग रही हैं, असल में वो स्ट्रिप कुछ नहीं, अंदर तक सेगमेंट पूरी प्लेट डली हुई होती है एक तरीके की, तो सेगमेंट होता है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और इन सेगमेंट्स में बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बनी हुई होती है, पूरी बॉडी चिपकी हुई होती है सेगमेंट्स में, और इन सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन भी होना निश्चित है अगर किसी के पास सेगमेंटेड कंडीशन दिखती है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन, एक सीरीज वाइज रिपीटिशन होता है कुछ ऑर्गन्स का, सबका नहीं, कुछ ऑर्गन्स का। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी इस टाइप के पैटर्न शो करती है उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड रहती है बॉडी। ऐसा लगता है एक्सटर्नल इसको टुकड़ों में, पीसेस में काट दिया गया है, अंदर भी वो सेगमेंट पूरा जाता है और बॉडी को सेगमेंटेड फॉर्म में टुकड़ों में ऐसा लगता है बॉडी पूरी कंप्लीट नहीं है, वो टुकड़ों में ज्वाइन हुई है। तो उस टाइप की सेगमेंटेशन को हम कहते हैं बच्चों मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। क्वेश्चन आता है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म का केस है, क्वेश्चन बन के आते हैं, लोग बाग कहते हैं सिलेबस से बाहर है, कोई सिलेबस से बाहर नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है तो सिलेबस में है, सीधी बात है। कितना ही कम कर लें सिलेबस, नीट वालों को कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी फॉलो होती है, होती थी और होती रहेगी। तो इसमें पॉइंट लिख गया मतलब क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, बट अगर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन में अर्थवॉर्म का जिक्र है तो अर्थवॉर्म पे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थवॉर्म में हमें ये वाला कंसेप्ट दिखता है, एक्सटर्नली बॉडी भी सेगमेंटेड रहती है और इंटरनली भी बॉडी सेगमेंटेड रहती है। तो इस टाइप के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। याद करना ध्यान से, इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक है मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म में पढ़ाते हैं, क्लियर है, उसको भी पढ़ना, वो अलग कंसेप्ट है बट उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, क्लियर है। मेटामेरिज्म कंसेप्ट एक केमिस्ट्री में भी है, उसका रीजन शायद आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, क्लियर है। वैसे मैं केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, उसके भी अगर आप सेशन सुने मजा आएगा आपको, क्लियर है। तो मेटामेरिज्म एक कंसेप्ट केमिस्ट्री का भी है, बट उससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बच्चे कभी पूछते हैं सर केमिस्ट्री का मेटामेरिज्म भी सिमिलर है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, केमिस्ट्री कंसेप्ट अलग है, इसके कंसेप्ट अलग है। तो इसका मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? बॉडी का सेगमेंटेशन होना, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जैसा कि हमें अर्थवॉर्म के केस में दिखता है, ठीक है ना। लास्ट जो बेसिस बचा है बच्चों वो है नोटोकॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस, क्लियर है, जो हमें और बाकी ऑर्गेनिज्म को, लोअर फाइला को डिफर करता है। हम लोगों में और लोअर फाइला, फाइलम जो किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं भाई, ये सब इकाइनोडर्म्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस क्या है? फाइलम ही तो है। हम क्या? कॉर्डेट्स, फाइलम ही तो है। तो हमारे में नोटोकॉर्ड मिलती है और हमारे लोअर फाइलम्स में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, तो वही लिखा है। नोटोकॉर्ड है क्या? देखो भाई, नोटोकॉर्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर है या ऐसा पार्ट है जो मीजोडर्मली बना है, मतलब मीजोडर्म की मदद से। तो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक structures formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। क्वेश्चन है सारी लाइन। नोटोकॉर्ड क्या है? मीजोडर्मली बनता है, जो मीजोडर्म बनाती है, जैसे कैसा है? रॉड की लाइक स्ट्रक्चर है,
कहाँ पे बनता है? डोर्सल साइड में बनता है। कब बनता है? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। किन एनिमल्स में? हम में। हम लोग भी तो कॉर्डेट्स हैं, तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड मिलती है बच्चों। तो नोटोकॉर्ड कैसी है? मीजोडर्मली ड्राइव्ड है। कैसा शेप है? रॉड लाइक शेप है। कहाँ बनता है? डोर्सल साइड में बनता है। कब बनता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है। तो वही लिखा है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। क्वेश्चन है, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है? तो जिन एनिमल्स के पास ये होती है वो कॉर्डेट्स हैं, जिनके पास ये नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो मैंने बच्चों पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। हेमिकॉर्डेट्स एक और फाइला है, वो पहले इंक्लूड करते थे हम कॉर्डेट्स में, बट अब नहीं करते। क्लियर है? तो हेमिकॉर्डेट्स को मत लिखना, उसमें कंफ्यूजन रहता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा कि हेमिकॉर्डेट्स को हम नॉन कॉर्डेट्स में रखेंगे कि कॉर्डेट्स में रखेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा वाला जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा तो वो तभी डिस्कस करेंगे कि हम उसे नॉन कॉर्डेट्स में रखेंगे कि कॉर्डेट्स में, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा तो थोड़ा इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेज दिखती है। तो देखेंगे वो तभी डिस्कस करेंगे। अभी आप नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल कहाँ से कहाँ तक? पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर नंबर ऑफ फाइलम है, वो सब मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। उनके कुछ फाइलम्स के नाम आपके एग्जाम्पल के तौर पे यूज हो गए। तो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स कौन कौन आता है इसके साथ साथ, ये 2 लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा। पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स, तो नंबर ऑफ फाइलम जो है एनिमल किंगडम पे वो मैं बताऊंगा। उसके बेसिस पे आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की हम बात करते हैं। क्लियर है? आपकी इच्छा के लिए मैं फिर भी एक बार सारे फाइलम एक तरफ से लिख देता हूं, तब और क्लियर हो जाएगा कि पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स का मतलब क्या है। तो बच्चों नंबर ऑफ फाइलम देख लो एनिमल किंगडम के। क्लियर है? सबसे पहला पॉरीफेरा, सबसे पहला पॉरीफेरा। दूसरा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, TERATA। तीसरा टीनोफोरा, कौन सा? पहला पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लैटीहेलमिन्थीज। चौथा क्या? प्लैटीहेलमिन्थीज। चौथा क्या? प्लैटीहेलमिन्थीज। क्लियर है? पांचवा एस्केहेलमिन्थीज। सारे फाइलम लिख रहा हूं बेटा। पहला पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा स्टीनोफोरा, चौथा प्लैटीहेलमिन्थीज, पांचवा एस्केहेलमिन्थीज, छठा एनेलिडा। क्लियर है? 7th ऑर्थ्रोपोडा, पहले कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। 7th हो गया। 8th की बात करेंगे, मोलस्क आएगा इसके बाद। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद मोलस्का, हटा रहा हूं में से। ठीक है ना? इसके बाद मोलस्का। क्लियर है? अगला और देखो, इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मेटा। फिर आता है हेमिकॉर्डेट। कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। एंड लास्ट
फुल एंड फाइनल कॉर्डेटा। तो ये 10 फाइलम थे। तो बच्चों पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म तक नॉन कॉर्डेट्स में गिने जाते हैं, और कॉर्डेटा में गिने जाता है, वो कॉर्डेट्स में गिने जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा इन दोनों के एक बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसपे मैं जब पढ़ाऊंगा इस फाइलम को तभी डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो ये थे आपके बच्चों 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस बेसिस पे हमने ये सारी फाइलम्स बनाए हैं। कहाँ से लेकर? पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। तो ये सारे फाइलम्स आपको याद करके रखने हैं, केवल नाम याद कर लो, और ये 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको ढंग से पढ़ने हैं, और किस पॉइंट पे से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो इस सेशन को मैं इतना ही रखता हूं जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगले सेशन में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, वो तो हो गया, अब क्या क्या क्लासेस हैं, क्या क्या फाइलम है, वो सारे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगला जो सेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से डिविजन्स, ना बोल के कौन कौन से फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के, और किस किस तरीके से कितने फाइलम्स को हमें पढ़ना है ध्यान से। ठीक है बच्चों? तब तक ढंग से रिवाइज करते रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें, ढंग से रिवाइज करें मेरी वीडियोस को देख देख के, अपना एनसीईआरटी पढ़ के देखें, खुद मेंशन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम आपको गाइड करना है, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है? पढ़ना पर आपको ही है। बेस्ट ऑफ लक, ढंग से रिवीजन करो बच्चों इसका। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब बच्चे लाइक करें, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को प्लीज़ सब बच्चे सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम है उनको मेरी वीडियोस रिकमेंड करें। ठीक है बच्चों? अगले सेशन में मैं मिलता हूँ आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।